कैदी की करामात। लेखक अलेक्जेंडर डुमास। भाग 1। यह फ्रांस देश की कहानी है। उस समय फ्रांस के पुराने राजवंश का पतन हो गया था। फ्रांस के निवासियों ने अपने देश में प्रजातंत्र की स्थापना की थी, लेकिन प्रजातंत्र ज्यादा दिन तक टिका नहीं। आपने नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा। वह प्रजातंत्र शासन में एक साधारण सेनापति था, लेकिन अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करके देखते देखते वह फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया और एक दिन उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। लोग उसके आतंक से डरते थे, लेकिन एक साधारण से सिपाही को एकाएक सम्राट बनते देखकर मन ही मन उससे जलते रहते थे। इसी बीच यूरोप के कई देशों में फ्रांस से युद्ध छिड़ गया। लोगों ने नेपोलियन का साथ देने से आनाकानी करना शुरू किया। नेपोलियन अकेला क्या कर सकता था? अंत में उसे राजगद्दी छोड़कर अलग हट जाना पड़ा। वह एल्बो नाम के एक द्वीप में चला गया और वहीं रहने लगा। इस मौके का लाभ उठाकर उसके विरोधियों ने पुराने राजवंश के एक बुढ़े को कहीं से खोज निकाला और उसे फ्रांस के राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन फ्रांस की जनता इससे खुश नहीं थी। लोग नेपोलियन से डरते थे, उससे जलते थे, लेकिन साथ ही उसे चाहते भी थे। उन्होंने गुप्त रूप से नेपोलियन को फिर से लाने का उपाय सोचना शुरू किया। जनता के खास खास नेताओं ने नेपोलियन से चिट्ठी पत्री शुरू कर दी। इनमें कई तरह के लोग थे जो एल्बो द्वीप से नेपोलियन के पत्र लाते थे और फ्रांस से खास खास नेताओं के पत्र नेपोलियन के पास ले जाते थे। फ्रांस के दक्षिण में मार्सेल्स नाम का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। उस समय उस नगर में मोरेल नाम का एक आदमी रहता था। वह एक बहुत बड़ा व्यापारी था। दूर दूर के देशों में उसका व्यापार चलता था। कई जहाज उसका माल लादकर देश परदेश ले जाते थे। इनमें से एक जहाज का नाम फराओ था। इस जहाज में एडमंड दांते नाम का एक युवक काम करता था। उसके जीवन की यह कहानी है। जिस जहाज में एडमंड काम करता था, उसका कप्तान भी चुपके चुपके नेपोलियन के पास चिट्ठी ले आया जाया करता था। एक बार की बात है, फराओ जहाज कलकत्ता से माल भरकर वापस लौट रहा था। रास्ते में जहाज का बूढ़ा कप्तान अचानक बीमार पड़ गया। जहाज में जो कुछ दवाई वगैरह थी, उससे उसका इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन देखते देखते उसकी बीमारी बढ़ती गई। जहाज के कर्मचारियों और दूसरे लोगों को लगा कि कप्तान का अंत समय निकट आ गया और अब वह बच नहीं सकेगा। इस बात से सबसे अधिक खुशी जहाज के एक खलासी को हुई, जिसका नाम डेंगलर्स था। उस बूढ़े कप्तान के बाद डेंगलर्स ही कप्तान बनने वाला था, क्योंकि वही सबसे बड़ा खलासी था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। एक दिन बूढ़े कप्तान ने सब लोगों को बुलाकर कहा, मेरा अब कोई ठिकाना नहीं। किसी भी दिन ऊपर से बुलावा आ सकता है। इसलिए जब तक अपने मालिक जहाज के लिए किसी दूसरे कप्तान का इंतजाम नहीं कर देते, तब तक के लिए मैं एडमंड को कप्तान बनाता हूँ। आज से वही मेरा काम संभालेगा। यह सुनकर डेंगलर्स की सारी इच्छाओं पर पानी फिर गया। वह तो खुद कप्तान बनना चाहता था, परंतु एक दूसरे खलासी को कप्तान बना दिया गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वह फौरन कप्तान के पास से चला आया। एडमंड के विरुद्ध उसका मन ईर्ष्या से भर गया। उसने मन ही मन उससे बदला लेने का निश्चय किया। उधर जहाज के दूसरे खलासी एडमंड को बहुत चाहते थे। उन्होंने एडमंड को खुशी खुशी अपना कप्तान स्वीकार कर लिया। बूढ़े कप्तान ने एडमंड को कप्तान बनाने के बाद अपने कमरे में बुलाया और वहां खड़े दूसरे खलासियों को हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। सब बाहर निकल आए तो डेंगलर्स फौरन तार गया कि कप्तान एडमंड को कोई गुप्त बात बताना चाहता है। इसलिए उसने सबको वहां से हटा दिया। सब लोग हट गए, लेकिन डेंगलर्स वहीं एक दरवाजे के पीछे छिपकर उसकी बातें सुनने लगा। अंदर कप्तान ने एडमंड के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज दिया और कहा, एडमंड, तुम्हें मेरी यह एक बात माननी होगी। यह काम करना ही होगा। देखो, जब तुम देश लौटो तो पेरिस जाकर इस आदमी से जरूर मिलना और यह कागज उसे दे देना। लेकिन होशियार रहना, किसी को भी इस कागज के बारे में मालूम न हो। एडमंड को यह बात कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह कप्तान का आदर करता था, इसलिए वह इस काम के लिए राजी हो गया। लेकिन उसे यह मालूम न था
कि यह सब क्या है। सिर्फ कागज पर उसने नाम पढ़ा तो उस पर किसी मसीह नोर्तिये का नाम लिखा था, साथ ही उसके घर का पता लिखा था। उसने कप्तान से कहा, आप किसी बात की चिंता न कीजिए, मैं यह कागज जरूर ठीक पते पर पहुंचा दूंगा। कप्तान ने शांति की सांस ली। इधर बाहर खड़ा खड़ा डेंगलर्स सब कुछ सुन रहा था। उसे फौरन मालूम हो गया कि यह सब क्या मामला है। उसने ताड़ लिया कि नेपोलियन की चिट्ठी है और वह बूढ़ा कप्तान खुद नेपोलियन के पास से इस चिट्ठी को लेकर आया है। वह मन ही मन हंसा और उसने एडमंड से बदला लेने की तरकीब सोचनी शुरू की। वह जानता था कि अगर इस चिट्ठी की बात अधिकारियों को मालूम हो जाए तो एडमंड मुसीबत में पड़ सकता है। कुछ दिनों बाद ठीक समय पर जहाज बंदरगाह में दाखिल हुआ। जहाज का मालिक मोरेल जहाज देखने आया। एडमंड ने उसे सारी बात बता दी। मोरेल पहले से ही एडमंड से खुश रहता था। अब उसे पूरे जहाज का काम संभालते देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बातचीत में ही यह इशारा किया कि एडमंड को ही जहाज का कप्तान बना दिया जाएगा। मालिक से बातचीत करके और फिर जहाज से ठीक से व्यवस्था करके एडमंड घर लौटा। घर पर उसका बूढ़ा पिता था और मार्सादीस नाम की एक सुंदर लड़की भी वहीं रहती थी, जिसके साथ एडमंड का विवाह होने वाला था। उधर डेंगलर्स ने एडमंड और मालिक के बीच क्या क्या बातचीत हुई उसे मालूम कर लिया। यह जानकर कि मालिक एडमंड को ही कप्तान बने रहने देगा, उसकी बची खुची आशा भी समाप्त हो गई। जब वह जहाज से बाहर आया तो एडमंड के खिलाफ ईर्ष्या से उसका मन भर आया। उसने कसम खाई कि वह एडमंड का सर्वनाश किए बिना चैन से नहीं बैठेगा। यह सब सोचते सोचते वह एक शराब खाने में शराब पीने के लिए घुस गया। वहां एक कोने में उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसे वह पहचानता था। उसका नाम फर्नांद था। डेंगलर्स यह भी जानता था कि फर्नांद मर्सिडिस का दूर का रिश्तेदार है और मर्सिडिस के साथ एडमंड की शादी होने वाली है। मर्सिडिस और फर्नांद बचपन में साथ साथ खेले कूदे थे और एक दूसरे को बहुत मानते थे। लेकिन फर्नांद बाद में मन ही मन मर्सिडिस से शादी करने के मंसूबे बांधने लगा। मर्सिडिस इसके लिए राजी नहीं हुई क्योंकि वह उसे अपने भाई की तरह मानती थी। इसके अलावा वह एडमंड को बहुत चाहती थी। कुछ दिनों बाद मर्सिडिस और एडमंड के विवाह की भी बात पक्की हो गई। लेकिन इतने पर भी फर्नांद ने आशा नहीं छोड़ी। वह बराबर इसी कोशिश में लगा रहता था कि किसी तरह मर्सिडिस उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। उसे मालूम हो गया था कि एडमंड यात्रा से लौट आया है और उसे कुछ दिन की छुट्टी भी है तथा इसी बीच दोनों का विवाह होने वाला है। इसलिए बहुत निराश होकर वह शराब खाने की एक कोने में बैठ गया। डेंगलर्स ने जब उसे देखा तो वह उसके पास पहुंचा और बात ही बात में उसने फर्नांद के मन का सारा हाल जान लिया। उसे मालूम हो गया कि फर्नांद एडमंड से बहुत नाराज है। बस फिर क्या था, डेंगलर्स तो इसी मौके की तलाश में था। उसने फर्नांद से कहा, देखो फर्नांद, मैं तुम्हारी मुश्किल बड़े मजे से आसान कर सकता हूँ और एडमंड को तुम्हारे रास्ते से हटा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। डेंगलर्स ने आसपास ध्यान से देखा और फिर चुपके से उससे कहा, तुम्हें एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। चिट्ठी? किसके नाम? तुम यह सब मत पूछो, बस मैं जिस तरह कहता हूँ चिट्ठी लिखते जाओ। फर्नांद की समझ में कुछ नहीं आया। वह इससे काफी घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने एक नौकर से कागज कलम मंगाया और लिखना शुरू किया। चिट्ठी मार्सेल्स के मेयर के नाम थी। उसमें लिखा गया, एक राजभक्त नागरिक आपको सूचित करना चाहता है कि मोरेल की कंपनी में फराओ नाम के जहाज में काम करने वाला एक खलासी एडमंड दांते, जो अब उसका कप्तान बना दिया गया है, राजा के विरुद्ध चलने वाले षड्यंत्रों में भाग ले रहा है। वह एल्बो द्वीप से नेपोलियन के पास से एक खास चिट्ठी लाया है। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और ठीक से जांच पड़ताल की जाए तो चिट्ठी उसके पास से मिल सकती है। चिट्ठी या तो उसके पास है या जहाज में उसके कमरे में कहीं छिपा कर रखी गई है। यह चिट्ठी गुमनाम लिखी गई थी और इसके नीचे किसी का दस्तखत नहीं था। डेंगलर्स ने कहा, देखा तुमने, अब तुम एडमंड से बड़ी आसानी से बदला ले सकते हो और उसे अपने रास्ते से हटा सकते हो। लेकिन फर्नांद एडमंड का इतना बड़ा नुकसान करने से हिचक रहा था। उसने काफी आनाकानी की और इस षड्यंत्र से दूर रहना चाहा। डेंगलर्स बार बार उससे कह रहा था कि यह चिट्ठी तुम मेयर के पास पहुंचा दो
बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन फर्नांद डर रहा था। डैंगलर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह उसे एडमंड के खिलाफ भड़काए। इतने में अचानक डैंगलर्स की बाहर सड़क पर नजर पड़ी तो उसने देखा कि एडमंड मर्सिडीज के साथ सड़क पर चला जा रहा था। वह उसके साथ घूमने निकला था। डैंगलर्स ने फौरन मौके का लाभ उठाया और सड़क की ओर इशारा करके फर्नांद से कहा, देखो, वे दोनों चले जा रहे हैं। एडमंड उसके साथ घूमने निकला है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम भी इसी तरह मर्सिडीज के साथ घूम फिर सको और अंत में एक दिन उसे अपनी बना सको, तो तुम्हें एडमंड के खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने तुम्हें सबसे आसान रास्ता बतला दिया है। फर्नांद पर इसका वही असर पड़ा जो आग में घी का पड़ता है। मारे ईर्ष्या के वह जल उठा और एडमंड के खिलाफ सब कुछ करने को तैयार हो उठा। उसने कागज जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद वह शराब खाने के बाहर निकल आया। फिर सबसे पहला काम जो उसने किया वह चिट्ठी को डाक डिब्बे में छोड़ना था। डैंगलर्स की खुशी की सीमा न रही। उसका काम पूरा हो गया। वह मजे में गुनगुनाता हुआ घर लौट आया। कुछ दिनों बाद एडमंड के विवाह की तिथि आ पहुंची। विवाह की हंसी खुशी में भाग लेने के लिए उसने जहाज के सभी खलासियों को, अपने इष्ट मित्रों को निमंत्रित किया। फर्नांद और डैंगलर्स भी उसके मित्र की तरह उसे बधाई देने आ पहुंचे। जहाज के मालिक मोरेल भी अपने साथियों के साथ आए। सब लोग हंसी मजाक और खाने पीने में लगे थे कि इतने में अचानक पुलिस के कुछ आदमी वहां आ पहुंचे। 2-3 सिपाही दरवाजे पर रास्ता रोककर खड़े हो गए। यह देखकर सभी लोग चौंक पड़े। मेहमानों में घबराहट फैल गई। लोगों की समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। जो लोग खा पीकर आनंद मनाने में लगे हुए थे, उनकी हंसी रुक गई। डर के मारे उनकी धड़कन धड़कने लगी। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। दरोगा ने जरा कड़कती आवाज में पूछा, एडमंड दांते किसका नाम है? अपना नाम सुनकर एडमंड का चेहरा उतर गया, लेकिन किसी तरह अपने आप पर काबू पाकर वह आगे आया और बोला, एडमंड मेरा नाम है। दरोगा आगे बढ़कर बोला, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एडमंड यह सुनकर सन्न रह गया। उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दूसरे लोग भी मारे घबराहट के कुछ बोल न सके। एडमंड ने कांपती हुई आवाज में कहा, आप लोग मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आप लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे गिरफ्तार होना पड़ेगा। दरोगा बोला, तुम मस्यू मोरेल के जहाज में काम करते हो ना? तुम्हारी तो फराउ नामक जहाज पर तैनाती है। एडमंड बेचारा चुप रहा। उसने एक आध बार और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन दरोगा टस से मस होने को तैयार न था। एडमंड अपने पिता और मर्सिडीज तथा अपने मालिक मोरेल की ओर घूम कर देखा और बोला, जरूर इन लोगों से कोई गलती हो रही है, लेकिन ये पुलिस वाले हैं, भला मेरी बात क्यों मानेंगे? मैं जरा इनके साथ थाने तक हो आऊं। मैंने कोई अपराध तो किया नहीं है, भला मुझे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? थाने में सब तय हो जाएगा। आप लोग कोई चिंता ना करें, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वही मर्सिडीज का हाथ दबाकर बोला, घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। यह कहकर सिपाहियों के साथ वह वहां से चल पड़ा। रंग में भंग पड़ गया। सारी हंसी खुशी पर पानी फिर गया। लोगों के चेहरे उतर गए। धीरे धीरे वहां से भीड़ छटने लगी। जो लोग बच गए वे एक दूसरे की ओर उदास नजरों से देखते वहीं बैठे रहे। मोरेल सबको हिम्मत बंधाने की कोशिश करता रहा। वह कह रहा था, घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस वालों से जरूर कोई गलती हुई है। आप लोग यहीं रहिए, मैं जरा एडमंड को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। कोतवाल से मेरी जान पहचान है। यह कहकर मोरेल वहां से चला गया। मेहमान लोग बैठकर इंतजार करने लगे। 1 घंटा बीता, दूसरा बीता, लेकिन न तो मोरेल को ही लौटना था और न एडमंड को। इसलिए धीरे धीरे बाकी बचे हुए लोग भी जाने लगे। सिर्फ एडमंड का पिता और मर्सिडीज बचे और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते रहे। फर्नांद पहले से ही इस काम को करने से घबरा रहा था, पर किसी तरह जोश में आकर उसने चिट्ठी डाल दी थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी शरारत का इतना बुरा नतीजा निकल सकता है। वह यह सब नहीं देख सका और चुपचाप वहां से खिसक गया। लेकिन डैंगलर्स मन ही मन प्रसन्न हुआ। वह वहां बैठा रहा। थोड़ी देर में कैडरोसी नामक एक जहाजी उसके पास आया और बोला, यह सब तुम्हारी शरारत है ना? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। मैंने तुम्हें शराब खाने में फर्नांद से बात करते हुए सुना था। मैंने वह सब कुछ सुन लिया था जो तुमने उससे कहा और उससे करवाया।
मैं वहीं एक कोने में बैठा था। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। डैंगलर्स पहले तो घबराया कि उसका भेद उस आदमी को कैसे मालूम हो गया, लेकिन उसने सोचा कि जब इसे मालूम हो गया है तो इससे जरा ढंग से पेश आना चाहिए। वह बोला, जानते हो तो क्या हुआ? जब तुम उस समय नहीं बोले तो इस समय बीच में क्यों पड़ते हो? जाओ अपना काम देखो। तुम्हारे इस तरह चीखने चिल्लाने से क्या हो सकता है? मैं भी पकड़ा जाऊंगा और तुम भी नहीं बच सकोगे। सब लोग यही मानेंगे कि तुम्हारा भी षड्यंत्र में हाथ है। कैडरोसी जरा डरपोक स्वभाव का था। वह डैंगलर्स की बात सुनकर डर गया और चुप्पी मार गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सबको बतला दे कि षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। उधर सिपाहियों ने एडमंड को शहर के मेयर के सामने पेश किया। मेयर ने तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन इसी बीच एक सिपाही ने जहाज में एडमंड के कमरे से मिले एक कागज को उनके हाथ में रख दिया। कागज को देखते ही वे चौंक उठे, क्योंकि कागज जिसके पास जाने वाला था उसका नाम उन पर लिखा हुआ था, और वह कोई और नहीं था, मेयर मिस्टर विलफोर्ड के अपने ही पिता थे। उन्हीं का नाम मस्सी नोर्तिये था। देखते देखते मेयर के माथे पर पसीना झलक आया। उन्हें मालूम था कि उनके अपने पिता नेपोलियन के पक्ष में हैं और राजा को नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनके पिता और नेपोलियन के बीच गुप्त पत्र व्यवहार चलता है। वे जानते थे कि अगर इस चिट्ठी की बात मालूम हुई और सारा भेद खुला तो न सिर्फ उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। और फिर पिता की क्या हालत होगी यह तो साफ जाहिर है। उनके बचने की तो उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। खूब सोच विचार कर उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने सब लोगों को वहां से बाहर जाने को कहा और फिर एडमंड को अपने पास बुलाकर पूछा, एडमंड, तुम्हें यह कागज कहाँ से मिला? डरो मत, मुझे साफ साफ बताओ। एडमंड बड़ा भोला आदमी था। उसने मेयर की बात पर विश्वास कर लिया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि किस तरह कप्तान ने मरते समय उसे यह काम सौंपा था। सब सुनकर मेयर ने उससे पूछा, अच्छा, अब जरा यह बताओ कि इस कागज पर जिसका पता लिखा हुआ है, क्या तुम उसे जानते हो? नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जानता। कभी तुमने उसका नाम सुना है? नहीं नहीं। यह सुनकर मेयर ने शांति की सांस ली। उसने अपने मन की बात मन में ही रखी और कहा, एडमंड, तुम्हें यह मालूम है कि अगर किसी को इस चिट्ठी के तुम्हारे पास होने की खबर लग गई तो तुम गिरफ्तार किए जा सकते हो और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। इस चिट्ठी को अपने पास रखना राजद्रोह है। इस अपराध की सजा तुम्हें फांसी तक दी जा सकती है। यह सुनकर एडमंड का चेहरा फीका पड़ गया। वह बोला, लेकिन हुजूर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेयर ने बड़ी गंभीर चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन भला दूसरे यह सब कैसे समझेंगे? चिट्ठी तुम्हारे पास से मिली है और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। भला इस पर कौन विश्वास करेगा? एडमंड हाथ जोड़कर बोला, नहीं नहीं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ईश्वर जानता है मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। जैसे भी हो, आप मेरी रक्षा कीजिए। मेयर ने उसे हिम्मत बधाते हुए कहा, मामला तो बड़ा संगीन है, फिर भी देखो, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इतना याद रखना, किसी को इस चिट्ठी की बात मालूम न हो, और यह तो मालूम ही नहीं होना चाहिए कि यह चिट्ठी किसके नाम है, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। यह सुनकर एडमंड की जान में जान आई। वह गिर गिरा कर बोला, हुजूर, किसी तरह मुझे बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा कि यह चिट्ठी कैसी है और किसके नाम है। मेरी जान अब आपके हाथ में है हुजूर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मेयर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगा। यह चिट्ठी तुम्हारे खिलाफ सबूत की तरह पेश की जा सकती है। इसे मैं तुम्हारे सामने ही नष्ट कर देता हूँ। यह कहकर उसने उस चिट्ठी को जला डाला। एडमंड यह जान ही नहीं सका कि मेयर ने उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने आप को और अपने पिता को बचाने के लिए कागज को नष्ट किया है। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। एडमंड ने मेयर को धन्यवाद दिया और फिर वह सिपाहियों के साथ चला गया। उसके मालिक मस्यू मोरेल बाहर बैठे हुए थे। मेयर ने उससे कहा, मामला बड़ा संगीन है, लेकिन मैं भरसक अपनी कोशिश करूंगा कि यह लड़का छोड़ दिया जाए। अब आप जाइए और किसी तरह इसके माता पिता को समझाने की कोशिश कीजिए। मस्यू मोरेल निराश होकर घर लौट आया और एडमंड के पिता और मर्सिडीज को समझाने की कोशिश करने लगा।
एडमंड मेयर की बात पर विश्वास करके छूटने की उम्मीद में किसी तरह जेल में दिन काटने लगा। उसने किसी को यह नहीं बताया कि उसे क्यों पकड़ा गया है, उसके पास किसके नाम की चिट्ठी थी या उसमें क्या लिखा था। उसे मेयर पर पूरा भरोसा था और उसने उनको वचन दिया था कि वह किसी को उस चिट्ठी के बारे में नहीं बताएगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन एडमंड अपनी कोठरी में कुछ उदास होकर बैठा था कि इतने में अचानक उसके पास कुछ सिपाहियों ने आकर कहा, चलो हमारे साथ चलो। एडमंड को कुछ आशा भी हुई, लेकिन साथ ही वह कुछ घबराया भी। उसने पूछा, कहाँ? सिपाहियों ने डांट कर कहा, बहस न करो, चुपचाप चले चलो, थोड़ी देर में ही मालूम हो जाएगा कि कहाँ जाना है। एडमंड कुछ नहीं बोला। उसे मेयर की बात पर विश्वास था। उसने सोचा कि शायद उसे जेल खाने से रिहा किया जा रहा है। वह उठा और उसके साथ चला गया। चलते चलते वे लोग समुद्र के किनारे जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर सिपाहियों ने उनको एक नाव में बैठने को कहा। उसने आश्चर्य से पूछा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इसके जवाब में एक सिपाही ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, बेकार सवाल जवाब न करो, अभी थोड़ी देर में मालूम होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नाव चल पड़ी। एडमंड को अब भी आशा थी कि मेयर साहब उसकी मदद कर रहे हैं और उसे चुपचाप जेल से रिहा कराकर फ्रांस की सीमा के बाहर कहीं छुड़वा देना चाहते हैं। इसलिए वह समुद्र का दृश्य देखता हुआ चुपचाप बैठा रहा। लेकिन कुछ दूर जाने पर एक पहाड़ी की चोटी पर किसी बड़ी भारी किले जैसी चीज को देखकर उसका दिल धड़कने लगा। एक अज्ञात आशंका से वह कांपने लगा। उसने डरते डरते पूछा, वह कौन सी जगह है? एक सिपाही ने जवाब दिया, वहीं तुम्हें जाना है। बहुत देर से तुम यह जानने के लिए उतावले थे ना? अब अच्छी तरह देख लो, यह फ्रांस का सबसे भयानक जेल खाना है। यह सुनकर तो जैसे उसके होश उड़ गए। कहाँ तो वह यह सोचकर बैठा था कि मेयर साहब उसको रिहा करवा रहे हैं, और कहाँ यह चारों तरफ समुद्र से घिरा पहाड़ी जेल खाना। वह बोला, जरूर तुम लोगों से कोई गलती हुई है, मुझे तो शीघ्र ही छोड़ा जाने वाला था, मुझे वहां क्यों भेजा जा रहा है? मैं निर्दोष हूँ। इस पर सभी सिपाही खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, बड़े चालाक मालूम पड़ते हो, हमको भी पट्टी पर आना चाहते हो क्या? चुपचाप बैठे रहो। धीरे धीरे किला पास आया। उसकी पत्थर की काली काली दीवारें देखकर एडमंड का दिल दहल गया। उसे किले की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन फिर भी वह मन ही मन यही सोच रहा था कि जरूर इन लोगों से कोई गलती हुई है, वरना भगवान के राज्य में इतना बड़ा अंधेर नहीं हो सकता। उसने सिपाहियों से हाथ जोड़कर और गिर गिरा कर कहा, एक बार मुझे मेयर साहब के पास ले चलो, वे मुझे छोड़ देंगे। लेकिन सिपाहियों ने उसके एक न सुनी। पहले तो वे लोग उसका मजाक बनाते रहे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था। उन्हें जो हुक्म मिला था वे तो उसी को पूरा कर रहे थे। जब एडमंड ज्यादा विरोध करने लगा तो सिपाहियों ने बल का प्रयोग किया और जबरदस्ती खींचते हुए उसे किले में ले गए। एडमंड विरोध करता रहा और किले के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो गए। बेचारा एडमंड अभी तो सिर्फ 18-19 साल का ही था। अभी अभी वह इस काम लायक हुआ था। उत्साह और ईमानदारी से काम करके उसने मालिक को प्रसन्न किया था। मर्सिडीज जैसी लड़की से उसका विवाह होने वाला था, और इसी बीच उसे दुनिया से दूर इस भयानक किले में बंद कर दिया गया, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था। किले में एडमंड को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में रख दिया गया। इस कोठरी में दीवार में ऊपर की तरफ सिर्फ एक छोटा सा छेद था, उसी में से थोड़ी बहुत हवा आ सकती थी। यह कोठरी शायद तहखाने में थी, इसलिए आसपास के किसी आदमी के झलक तक नहीं मिलती थी। सिर्फ शाम सुबह पहरेदार आते थे और उसके आगे खाना सरकाकर चले जाते थे। वह पहरेदारों के आगे हाथ पैर जोड़ता और अपने आप को मेयर साहब के पास पहुंचा देने की मांग करता। कभी वह उनसे चिट्ठी लिखने की इजाजत मांगता, लेकिन वहां उनकी किसी ने नहीं सुनी। इसी तरह दिन पर दिन बीतते गए। किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली। उस बेचारे को यह भी पता नहीं था कि कितने दिनों तक उसे इस काल कोठरी में सरना पड़ेगा। सारी आरज़ू मिन्नत बेकार गई। उसने पहरेदारों से प्रार्थना की, और तो और कुछ नहीं, उसे जरा जेलर साहब से ही मिला दिया जाए। लेकिन इसके जवाब में उसे बताया गया कि जेलर किसी से मुलाकात नहीं करते। चारों तरफ से निराश होकर जैसे वह तो पागल जैसा हो गया था, और अंत में पहरेदारों को ही धमकाना शुरू किया कि अगर जेलर से नहीं मिलाया गया तो वो उनमें से जिसको पकड़ पाएगा उसका गला घोंट देगा।
उसने सोचा था कि शायद इससे डरकर पहरेदार उसे जेलर के पास पहुंचाने को राजी हो जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा ही परिणाम निकला। उसे तहखाने की एक और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। पहले वाली कोठरी में तो थोड़ा सा छेद भी था जिससे ताजी हवा आती थी और कभी कभार सूरज की एक आध किरण भी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही अंधेरा था। वह बहुत रोया चिल्लाया, किसी ने उसकी एक न सुनी। उधर मस्यू मोरेल रोज मेयर के पास जाते थे और उससे एडमंड के समाचार मालूम करते थे। शुरू में तो मेयर उन्हें मीठे मीठे शब्दों में आश्वासन देता रहा, लेकिन बाद में उसने मोरेल से मिलना ही बंद कर दिया। एडमंड के बूढ़े बाप और असहाय मर्सिडीज की स्थिति देखकर मोरेल ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फल नहीं निकल सका। इधर दूसरी तरफ नेपोलियन मौके की तलाश में था और फिर से राज्य प्राप्त करने की कोशिश में लगा था। मौका पाते ही उसने एक बड़ी भारी फौज बटोरी और फ्रांस पर हमला कर दिया। पूरे फ्रांस में भगदड़ मच गई। बूढ़े राजा 18वें लुई ने एक फौज नेपोलियन को रोकने के लिए भेजी, लेकिन उल्टे वह फौज पूरी की पूरी नेपोलियन से जा मिली। धीरे धीरे पूरी तैयारी करके नेपोलियन ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर हमला करने की योजना बनाई। इस मौके पर पुराने कैदियों को छोड़े जाने की आशा थी। मोरेल बराबर इस कोशिश में लगा था कि मेयर को समझा बुझाकर एडमंड को छोड़ने के लिए राजी किया जाए, लेकिन मेयर बड़ा डरपोक था। वह सोचता था कि कहीं नेपोलियन हार गया और राजा का ही शासन रहा तो एडमंड को छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ तक कि राजधानी में नेपोलियन की सेनाएं घुस आई थी और नेपोलियन ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अब वह सम्राट बन गया, लेकिन फिर भी मेयर एडमंड को छोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सका। वह जानता था कि नेपोलियन का राज्य ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, और हुआ यही भी। करीब 100 दिन तक राज्य करने के बाद नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में हारना पड़ा और अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। नेपोलियन के हारने के साथ ही एडमंड के छूटने की आशा भी जाती रही। नेपोलियन के खिलाफ राजा लुई की मदद करने के कारण मेयर विल्फोर्ड का पद बढ़ा और अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब वह चाहता तो एडमंड को छोड़ सकता था। इसके अलावा एडमंड मेयर के पिता का नाम भी न जानता था और न ही उसे यह पता था कि वह राजा के खिलाफ षड्यंत्र में नेपोलियन से मिला हुआ है। लेकिन इतने पर भी मेयर एडमंड को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसे अब भी डर था कि कहीं एडमंड छूटकर अधिकारियों को यह न बता दे कि मेयर का पिता राजा के खिलाफ षड्यंत्र में भाग लिया करता था। इस तरह बेचारा एडमंड जेल में सड़ता रहा। उसी अंधेरी कोठरी के पत्थरों पर सिर पटक पटक कर वह रोता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। शुरू के 2-3 साल तक उसे इसी उम्मीद में बैठा रहा कि शायद उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अब वह सारी उम्मीद छोड़ चुका था। अब तो उसे विश्वास हो गया था कि सिवा मौत के और कोई उसे इस काल कोठरी से छुटकारा नहीं दिला सकता। कुछ समय बाद एक सरकारी अधिकारी एक दिन किले के कैदियों की हालत की जांच करने के लिए आया। किले के ऊपरी हिस्से के सारे कैदियों को देखने के बाद उसने पहरेदारों से पूछा, तहखाने में कितने कैदियों को बंद किया है? पहरेदारों ने उसे बताया, नीचे सिर्फ 2 कैदी बंद है। उनमें से एक तो विद्रोह के कारण अपराध में बंद किया गया है और दूसरा बिल्कुल मूर्ख है, वह पागल मालूम होता है। अधिकारी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, अच्छा, लेकिन ये लोग कौन है? पहरेदार के कप्तान ने बताया, उनमें से एक तो नेपोलियन को फिर से राजगद्दी पर बैठाने के षड्यंत्र में पकड़ा गया था। उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वह बड़ा खतरनाक आदमी मालूम पड़ता है। और दूसरा एक बूढ़ा पादरी है, वह भी शायद ऐसे ही किसी अपराध में पकड़ा गया था, लेकिन वह बिल्कुल पागल जैसा मालूम होता है। वैसे तो वह बड़े शांत स्वभाव का है, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह जेल में पड़ा पड़ा लाखों रुपए की संपत्ति का सपना देखता रहता है। जो कोई उसके पास जाता है वह उसे कहता है कि मुझे यहाँ से छुड़वा दो, मैं तुम्हें बहुत सारा रुपया दूंगा। अधिकारी को उन दोनों से मिलने के लिए तहखाने में उतरना पड़ा। पहले उसने एडमंड से बात की। एडमंड ने उसे बताया, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मुझे यहाँ किस लिए बंद करके रखा गया। मुझे अगर मेयर साहब से मिलवा दिया जाए तो मैं उसको अपना पुराना वादा याद दिलाकर उनसे कहूँगा कि मुझे यहाँ से छुड़वा दिया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि वे मुझे यहाँ से जरूर छुड़वा लेंगे। अधिकारी ने उससे हमदर्दी प्रकट की और कहा, तुम्हारे चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि तुम खतरनाक आदमी हो। खैर, मुझसे जो कुछ होगा मैं करूँगा। फिर वह उस पागल पादरी से मिलने गया। पादरी ने उसे बताया, मेरा नाम फादर फारिया है। मैं 20 साल तक एक राजकुमार के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन पता नहीं क्यों 5 साल पहले मुझे यहाँ पकड़ कर बंद कर दिया गया। अगर आप मुझे यहाँ से छुड़वा दे तो मैं आपको बहुत सारा
रुपया दिला सकता हूँ। पहरेदारों ने तो पहले ही उस अधिकारी को पादरी का किस्सा बता दिया था और यह कह दिया था कि वह रुपये देने की बात करता है, इसलिए उसने पादरी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और व्यंग से मुस्कुराता हुआ वहां से ऊपर लौट आया। रास्ते में एक सिपाही ने उससे कहा, हुजूर, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, वरना जितने रुपये की यह बात करता है उसका अगर 1/4 भी इसके पास होता तो आज इस तरह जेल में सड़ता ना होता। अधिकारी बोला, हाँ, तुम्हारा कहना सही मालूम होता है। फिर उसने जेल खाने के दफ्तर में जाकर सब कैदियों के कागजात देखे। कागजों में साफ साफ यह लिखा था कि एडमंड को छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका और चुपचाप वहां से लौट आया। बेचारा एडमंड, वह तो अब पूरी उम्मीद ही खो चुका था कि कभी वह जेल से बाहर भी निकल सकेगा या नहीं। सब तरफ से हार कर उसने अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। एडमंड के मालिक भी अब उसे रिहा होने की उम्मीद खो बैठे थे। उसने डैंगलर्स को एक जहाज का कप्तान बना दिया। इस तरह इतने दिनों बाद डैंगलर्स की इच्छा पूरी हुई। एडमंड को कोई आशा नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वह उम्मीद लगाया था कि किसी न किसी तरह इस काल कोठरी से उसे मुक्ति मिल जाए। दिन पर दिन बीतते जाते थे, ऐसा लगता था भाग्य ही उसे रूठ गया था। इतने दिनों से उसने किसी इंसान का चेहरा नहीं देखा था। सिर्फ सवेरे सवेरे पहरेदार आता था और दरवाजे के नीचे से उसके लिए खाना खिसका देता था। बस इसके बाद दिन भर वहां सन्नाटा छाया रहता। मनुष्य या चिड़ियों की बोली तक नहीं सुनाई देती। कभी कभी वह सोचता था कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, और कभी सोचता था कि जो भाग्य में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। लेकिन जब उसे मर्सिडीज या अपने बूढ़े पिता की याद आती, तब वह बहुत बेचैन हो उठता और पागल की तरह अपनी कोठरी का दरवाजा पीटने लगता था और फिर हार कर चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता था। धीरे धीरे ईश्वर पर से भी उसकी श्रद्धा उठने लगी। वह सारी आशा खो चुका था। अब उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से वह कभी नहीं निकल सकेगा। घोर निराशा में उसने अपने प्राण छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन उस कोठरी में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वह आत्महत्या कर पाता। बहुत सोचने पर उसने यह तय किया कि खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। दूसरे दिन सवेरे जब पहरेदार उसके लिए खाना लेकर आया तो उसने उसे छुआ तक नहीं। दिन भर दीवार की ओर मुंह किए चुपचाप पड़ा रहा। इसी तरह दिन बीतने लगे। रोज खाना आता था और कोठरी के दरवाजे पर पड़ा रहता था, लेकिन एडमंड उसे छूता तक नहीं था। पहरेदार यही सोचता था कि शायद कैदी बीमार है, इसलिए खाना नहीं खा रहा है। वह बिना बोले रोज बचा हुआ खाना हटा लेता और ताज़ा खाना रख देता था। भूखा रहने के कारण एडमंड कुछ बीमार सा रहने लगा। वह बहुत अधिक कमजोर हो गया और उसकी रही सही शक्ति भी जाती रही। उस अंधेरी कोठरी में जहाँ न धूप जाती थी और न हवा, कोई भी आदमी थोड़े ही दिनों में बीमार पड़ सकता था। इसलिए तबीयत तो उसकी पहले से ही खराब थी, लेकिन खाना न खाने के कारण उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वह बरसों से बीमार हो। वह सोचता था कि चलो अच्छा है, इसी तरह एक दिन जान निकल जाएगी और इस नरक की जिंदगी से मुझे छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन वह मर नहीं सका। इस बीच एक विचित्र घटना घटी। उसे आशा की एक नई किरण दिखाई दी। हुआ यह कि वह परा परा मौत का इंतजार कर रहा था। इतने में एक दिन उसे कोई आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता था जैसे बगल की दीवार के पास कोई जमीन खोद रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई चूहा बिल खोद रहा होगा, लेकिन जब उसने दीवार से कान लगाकर ध्यान से सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सचमुच ही पास के कोठरी में कोई गड्ढा खोद रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है उसका पड़ोसी जेल से छूटने की कोई तरकीब निकाल रहा हो। यह सोचकर एडमंड को भी कुछ आशा बंधी और उसने पहरेदार द्वारा रखे गए खाने में से रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया और थोड़ा पानी भी पी लिया। पेट में अन्न के जाते ही उसमें कुछ शक्ति आई। उसने दीवार पर 3 बार चोट की और फौरन उधर से आवाज आनी बंद हो गई। अब एडमंड को विश्वास हो गया कि सचमुच कोई कैदी दीवार तोड़कर इधर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी 3 दिन तक कोई आवाज सुनाई नहीं दी। एडमंड को फिर से निराशा ने आ घेरा। वह दिन रात दीवार पर कान लगाए उस आवाज की प्रतीक्षा करता रहता था। अंत में चौथे दिन फिर आवाज आने लगी। एडमंड खुशी से नाच उठा। उसने सोचा कि मुझे भी इस काम में अपने साथी की मदद करनी चाहिए, लेकिन जमीन खोदी जाए तो किस चीज से? वहां तो कोई साधन तो था ही नहीं। अंत में उसे एक तरकीब सूझी। जिस तसले में उसे खाना दिया जाता था
उसी से उसने दीवार के पास जमीन खोदनी शुरू की। जैसे ही पहरेदार के पैरों की आहट आई, उसने काम बंद कर दिया। जब पहरेदार खाना रखकर लौट गया तो खा पीकर वह फिर से अपने काम में जुट गया। थोड़ी ही देर में उसने काफी जमीन खोद डाली और फिर धीरे धीरे दीवार का एक एक पत्थर भी निकाल लिया। जब पत्थर निकल आया तो एडमंड की खुशी की सीमा न रही। उसे यह सोचकर बड़ा अफसोस हुआ कि इतने दिनों तक मैं क्यों चुपचाप बैठा रहा। अंत में कुछ दिनों में उसने दीवार में छेद कर दिया। जब छेद बड़ा हो गया तो उसमें से अपने पड़ोसी को आवाज दी और उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? उधर से आवाज आई, तुम कौन हो? एडमंड ने जवाब दिया, मैं एक कैदी हूँ। किस देश के रहने वाले हो? फ्रांस का। तुमने क्या किया था? यहाँ तुम्हें किस लिए बंद किया गया है? मैंने किया तो कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। उसका पड़ोसी यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल निर्दोष? तब क्या बिना किसी अपराध के तुमको यहाँ बंद किया गया है? हाँ हाँ, मैं यही जानता हूँ। हालांकि मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया है कि सम्राट नेपोलियन को फिर से राज्य दिलाने के षड्यंत्र में भाग लेता हूँ। उसके साथी ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा? क्या सम्राट नेपोलियन अब राज्य नहीं करते? यह प्रश्न सुनकर एडमंड को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, नहीं तो, वे तो राज्य छोड़कर एल्बो द्वीप में चले गए हैं। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम? उसके साथी ने निराशा के स्वर में कहा, नहीं भाई, भला मुझे यहाँ से मालूम कैसे हो सकता है? मैं तो जिस दिन इस कैद खाने में बंद हुआ हूँ, बाहर की मुझे कोई खबर नहीं मिल सकी है। एडमंड ने पूछा, तुम कब से यहाँ बंद हो? कई साल हो गए, अब तो मैं गिनती भी भूल चुका हूँ। लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैं यहाँ लाया गया था तब 1811 का साल चल रहा था। यह सुनकर एडमंड कांप गया। उससे भी 4 वर्ष पहले उस बेचारे को यहाँ बंद किया गया था। इतने में उधर से आवाज आई, अच्छा यह तो बताओ, तुम जहाँ खोद रहे हो वो जगह जमीन से कितनी ऊंची है और तुम्हारी कोठरी के आगे क्या है? एडमंड बोला, मैं बिल्कुल जमीन के पास खोद रहा हूँ। तुम्हारी कोठरी के बाहर क्या है? मेरी कोठरी के बाहर तो कुछ भी नहीं है, शायद ऊपर जाने का रास्ता है, सीढ़ी है। ओह, सारी मेहनत बेकार गई। मैंने तुम्हारी दीवार को बाहर की दीवार समझा था। मैं कोठरी खोलकर बाहर निकलना चाहता था। मुझे क्या पता था कि एक कोठरी से निकलकर मैं दूसरी कोठरी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना अच्छा होता अगर मैं बाहर की तरफ वाली दीवार में छेद करता। एडमंड बोला, लेकिन बाहर तो समुद्र है, यहाँ से जमीन बहुत दूर है। क्या इतनी दूर तुम तैर सकते हो? ऐसे मौके पर भगवान शरीर में ताकत दे ही देता है, लेकिन अब क्या किया जाए? खैर, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। अच्छा, अब तुम कुछ ना करना। जब तक फिर दूसरी बार मेरे साथ बातचीत न हो तब तक तुम चुपचाप पड़े रहना। लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। उसके पड़ोसी ने एक क्षण रुक कर कहा, मैं 27 नंबर का कैदी हूँ। एडमंड बोला, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? तुम इस तरह अपने आप को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो? इसके जवाब में उसका पड़ोसी व्यंग से हंस पड़ा और कुछ नहीं बोला। एडमंड ने गंभीर आवाज में धीरे से कहा, देखो भाई, मैं एक ईसाई हूँ और भगवान ईसा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जेल के पहरेदारों से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे भी अपने साथ लेते चलो। अगर तुम्हें भागने का कोई रास्ता मिल जाए तो ईश्वर के नाम पर मुझे यहाँ से छुड़ा ले चलना, वरना मैं यहाँ दीवार से सिर फोड़कर मर जाऊंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ देर तक तो उसका पड़ोसी हिचकिचाया और उससे तरह तरह के सवाल पूछता रहा। जब उसे मालूम हुआ कि एडमंड 25 साल का युवक है और उस पर विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है, तो वह उसे भी छुड़ाने के लिए राजी हो गया। इसके बाद एडमंड को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। एडमंड ने उस छेद को किसी तरह छिपा दिया। पहरेदारों ने दूर से देखा तो उन्हें कोई शक नहीं हुआ। उस दिन रात में एडमंड को आशा थी कि उसका पड़ोसी उससे बात करेगा, लेकिन रात भर इंतजार करने पर भी उधर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। दूसरे दिन जब पहरेदार खाना रख गया तो उसके बाद उसे पड़ोसी की कोठरी की तरफ से दीवार पर 3 बार थपकियां सुनाई दी। एडमंड फौरन छेद के पास जाकर धीरे से बोला, हाँ कहो। क्या पहरेदार चला गया? हाँ, चला गया। ठीक है, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। मैंने पहले से ही काफी इंतजाम कर रखा है। मैं अभी उधर आता हूँ। एडमंड ने देखा कि जिस छेद को वह बहुत छोटा समझता था, असल में काफी बड़ा था और उसके पड़ोसी ने अपनी तरफ की दीवार बहुत ज्यादा खोल डाली थी।
थोड़ी देर की कोशिश के बाद ही दीवार के 2-4 पत्थर निकल आए और फिर उनमें से एक हाथ दिखाई दिया और देखते देखते पूरा आदमी उस छेद में से निकलकर एडमंड के सामने आ खड़ा हुआ। एडमंड दौड़कर उससे लिपट गया। उसने देखा कि उसके पड़ोसी की उम्र 60-62 साल से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर में काफी ताकत थी। वह फारिया नाम का पादरी ही था, जिसे बरसों से यहाँ कैद करके रखा गया था। वह बोला, पहले हम लोग यह सब साफ कर डालें, वरना अगर कोई आ पहुंचेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। और फिर एडमंड के खोदे हुए छेदों को देखकर उसने कहा, तुमने तो कुछ खोदा ही नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई औजार वगैरह नहीं? एडमंड को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, औजार? यहाँ जेल में औजार कहाँ से लाया जाए? क्या तुम्हारे पास है? पादरी हंसकर बोला, और क्या, बिना औजार के इतना सब खोद डाला मैंने कई तरह के औजार बना रखे हैं। दीवार में लगे हुए जंजीर के कांटे वगैरह को निकालकर मैंने अपने लिए औजार तैयार किए हैं। इन्हीं की मदद से मैं 50 फुट लंबी जगह खोदते हुए अंत में दुर्भाग्यवश तुम्हारी इस कोठरी में आ पहुंचा हूँ। 50 फुट? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाई, मुझे 50 फुट लंबी जमीन खोदनी पड़ी। जरा धीरे बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। मैं निकलना तो बाहर चाहता था और गलती से यहाँ आ पहुंचा, लेकिन ईश्वर की इच्छा शायद यही थी। यह कहकर उसने निराशा से आह भरी। एडमंड बोला, क्या तुमने यहाँ से भाग निकलने की आशा छोड़ दी है? पादरी बहुत ही बैठी हुई आवाज में बोला, हाँ और क्या, तुम्हारी कोठरी से भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा एक तरफ पत्थर की बहुत मोटी दीवार है। इसके अलावा इधर से भागने में पहरेदारों का भी बहुत डर है। फिलहाल जो ईश्वर की इच्छा है वही होकर रहेगा। एडमंड ने उससे पूछा, लेकिन बाबा, तुमने यह नहीं बताया कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? किस अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया गया? पादरी ने बताया, मैं एक पादरी हूँ, मेरा नाम फारिया है। मैं इटली देश का रहने वाला हूँ, जो आज टुकड़े टुकड़े और शक्तिहीन हो चुका है। मैंने उसे एक स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य के रूप में बदलने की कोशिश की। इस सिलसिले में मैंने एक लेख भी लिख डाला था। उसी लेख की वजह से मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। इसके पहले 3 साल तक मैं इटली की एक जेल में था। अब तुम बताते हो कि सम्राट नेपोलियन भी फ्रांस के राजा नहीं रहे। अब फ्रांस की भी वही दशा होगी जो उस समय इटली की हुई थी। कुछ देर बाद चुप कर पादरी बोला, अभी तो आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए सिवा इसके और कोई चारा नहीं कि चुपचाप बैठकर मौके की राह देखी जाए। इस बीच यह बताओ कि तुमने कितना पढ़ा लिखा? मेरा मतलब कि यहाँ खाली वक्त में तुम क्या पढ़ते लिखते थे? एडमंड आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगा और बोला, यहाँ जेल में लिखाई पढ़ाई कैसी हो सकती है? न कागज, न कलम, न दवात, न किताब वगैरह। पादरी बोला, लेकिन मैंने तो सारा इंतजाम कर रखा है। मैंने मछली की हड्डी की कलम बना रखी है। मेरी कोठरी में शायद कभी एक भट्ठी रही होगी, उसकी कालिख एक कोनी में खूब लगी हुई है। उसी को मैं स्याही की तरह इस्तेमाल करता हूँ। जब कभी लाल स्याही की बहुत जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी उंगली चीरकर खून से लिखता हूँ। इसके अलावा मेरे पास काफी किताबें भी हैं। रोम शहर में मेरे पुस्तकालय में करीब 5000 किताबें थी। उनमें से करीब 150 किताबें मैं चुन लाया था। उन किताबों को अगर कोई आदमी पढ़ ले तो उसका ज्ञान बहुत बढ़ सकता है। ये किताबें बरसों से जेल में मेरे पास हैं और इन्हें अब तक मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। कई किताबें तो मुझे जुबानी याद हो गई है। एडमंड पादरी की इन सब बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, आप तो कोई असाधारण व्यक्ति मालूम होते हैं। आप हम लोगों जैसे साधारण आदमी नहीं मालूम होते। सच है, बड़े बड़े लेखकों की किताबें पढ़ने से आदमी का ज्ञान और हृदय विशाल हो जाता है। लेकिन अपनी ये किताबें आप मुझे कब दिखाएंगे? तुम जब कहो तब। अगर अभी चाहते हो तो अभी चलो। एडमंड बोला, चलो ना, अभी मौका है। पादरी उसको अपनी कोठरी में ले जाने के लिए राजी हो गया। दोनों उस छेद में सरकते हुए आगे बढ़ने लगे। वह छेद क्या था, जैसे एक लंबी सुरंग थी जिसे पादरी ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। लेकिन वह सुरंग इतनी सकरी थी कि उनमें आगे सरकने में बड़ी दिक्कत पड़ती थी। अपनी कोठरी में पहुंचने पर बूढ़ा पादरी बोला, अभी तो पहरेदारों के आने में करीब 2 घंटे की देर है, अभी काफी वक्त है। एडमंड को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, वक्त का अंदाजा आप इस खाल कोठरी में कैसे लगाते हैं?
बूढ़े पादरी ने एक कोने में ऊपर बने छोटे से रोशनदान की ओर हाथ उठाकर कहा, वही वही मेरी घड़ी है। जहां मैंने धूप का निशान बना रखा है, उसी से अंदाजा लगा लेता हूँ। कोठरी के एक कोने में एक पुरानी भट्टी थी। पादरी ने उसका पत्थर हटाया और उनमें से 4-5 किताबें जैसी कुछ चीजें निकाली। ये लंबे लंबे कपड़ों को मोड़कर तैयार किए गए कुछ गट्ठर थे। इन कपड़ों में बहुत ही बारीक बारीक अक्षरों में कुछ लिखा था। पादरी ने बताया, यह इटली का इतिहास है। इसे 8 दिन में मैंने पूरा किया है। अगर कभी इस नरक से मुक्ति मिली तो एक दिन प्रकाशित होकर यह किताब दुनिया के विद्वान में खलबली मचा देगी। क्या दिन के उजाले में इतना सारा आपने लिख डाला? नहीं तो मैं रात में भी काम करता हूँ। तुम्हें शायद यह सुनकर आश्चर्य होगा कि यहाँ रात में मुझे रोशनी कहाँ से मिलती होगी। इस कहानी का पहला भाग यही समाप्त होता है।